नमस्कार मित्रों, बात अटपटी लगेगी आपको, मुझे मालूम है इस बात का कि ये बात ना तो सीधे रूप से आपको पचेगी और ना ही जल्दी ये हमारे परिवेश में इसको स्वीकार किया जाएगा। इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन एक तथ्य है, उससे इनकार भी कैसे किया जाए ये बात देखने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन के इस समय जो सर्वाधिक चर्चित प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, ऋषि सुनक, उसकी बात कर रहा हूँ। मित्रों, थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं। ये बात अलग है कि ऋषि सुनक को भी पता नहीं है कि उसका नाम ऋषि सुनक कैसे पड़ा। उसको इस बात का एहसास नहीं होगा और शायद हो सकता है कि उसके पिता को भी इस बात का एहसास ना हो कि ये नाम मैंने कैसे रखा, या हो भी तो उन्होंने किसी ने इस तथ्य को ज़्यादा उछाला नहीं। लेकिन एक तथ्य रहता है, उसको कोई उछाले ना उछाले, आप उस तथ्य को हाशिए पे नहीं बुहार सकते आप। और तथ्य मित्रों ये है कि हमारे पौराणिक इतिहास में एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम ही ऋषि शौनक था। और ये सुनक नाम का शब्द, क्योंकि ये भारतवंशी हैं, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं सुनक ऋषि, तो ये सुनक नाम का शब्द ना तो अंग्रेज़ी भाषा में होता है और ना ही उन भाषाओं में ये शब्द है जिन भाषाओं से उनके पुरखे जुड़े हुए थे। अब इनके पुरखों की बात भी सुन लीजिए कि सुनक ऋषि के जो पुरखे थे, विशेष रूप से आप दादा कह सकते हैं, वे लोग भी मूल रूप से भारतवंशी तो थे, लेकिन ब्रिटेन के निवासी नहीं थे। दक्षिणी अफ्रीका से आए, यहाँ आके बस गए। और इनकी जो माँ है उसका संबंध टांगानिका, अफ्रीकी प्रदेश है, वहाँ से था, लेकिन धीरे धीरे आकर बस गए। और संपर्क किन से जुड़ा? इन्फोसिस के संस्थापक और चर्चित उद्यमी नारायण मूर्ति से। और सुधा मूर्ति को सिर्फ अब नारायण मूर्ति की पत्नी होने के कारण उसको नहीं स्मरण किया जाता, बल्कि इसलिए भी याद रखा जाता है और चर्चा होती है उसके नाम पे, क्योंकि वो एक अच्छी लेखक भी है। उसकी पुस्तकें जो हैं वो मोटिवेशनल, ये प्रेरित करने वाली, आप कह सकते हैं प्रेरित करने वाले जो थीम हैं, जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति में काम आती हैं और अक्सर उसका उल्लेख होता है। और जब भी वह बोलती हैं एक वक्ता के रूप में भी, तो वो भी एक, उनको सुनना भी एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है, सुखद अनुभव आप कह सकते हैं, होता है। और नारायण मूर्ति की उपलब्धियां तो बेशुमार हो गई हैं। और अब स्थिति यह है कि सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की जो बेटी जो इससे ब्याही हुई है, आज की तारीख में वो ब्रिटेन की जो समृद्धतम जो 10 महिलाएं हैं, सबसे अमीर उनमें से एक है। और ऐसा भी नहीं है कि उसके नाम पर बहुत सारे शेयर जो हैं इन्फोसिस के ही हैं, उसकी अपनी अर्जित जो संपत्ति है वो भी काफ़ी हो चुकी है। और सुनक की अपनी अर्जित संपत्ति भी काफ़ी है, जिसकी वो अर्धांगिनी है, जिसकी आधी वो स्वामी है उसकी संपत्ति की। तो कुल मिलाकर जो है स्वरूप ऐसा बना है कि इस में तथ्यों को कहीं ना कहीं हमें जोड़ लेना चाहिए। ये बात अलग है कि अगर हम ये इस बात पर ज़्यादा जोर देंगे कि इनके पूर्वज शौनक ऋषि थे, तो ये बात शायद हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से सुनक ऋषि के पक्ष पे पूरी तरह से ना जाए। उसका कारण है वहाँ के लोगों की सोच। वहाँ के जो मूल निवासी हैं, ब्रिटानिया के, ब्रिटेन के, जो भी अंग्रेज़ समाज है, ब्रिटिश समाज है, वो अतीत में बुरी तरह से रंग भेद का शिकार भी रहा है, रंग भेद से ग्रस्त रहा है। रंग भेद की भावना भी वहाँ पूरी बलवती रही है। और बड़ी मुश्किल से समय में आने वाले बदलावों के साथ साथ वो लोग भी बदले हैं। और अब उनका भी गुजारा जो है एक राष्ट्र के रूप में वो भारतवंशियों या पाकिस्तान वंशियों के बिना नहीं है, संभव नहीं है। और भारत और पाकिस्तान के जो
मूल नागरिक हैं वो वहाँ पर इतनी इतनी गहराई से रच बस चुके हैं कि वहाँ की राजनीति, वहाँ का उद्योग धंधा, वहाँ का वित्तीय तंत्र, इन सब में उनका दखल जो है वो सक्रिय रूप से हो चुका है। और इसी दखल के कारण ये भी सच है कि सुनक ऋषि ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी सशक्त दावेदारी प्रस्तुत की। और सशक्त दावेदारी हवाई नहीं थी। हवाई होती तो पहले ही दौर में उसे छिटक दिया जाता, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। पहला दौर आगे आगे रहा, दूसरे दौर में भी वो काफ़ी आगे रहा, और तीसरे में लगा कि शायद पिछड़ जाए। अब दो ही व्यक्ति उस रेस में आगे चल रहे हैं भावी प्रधानमंत्री के पद के लिए, क्योंकि ये तो लगभग निश्चित माना जा रहा है कि इनकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, अगला प्रधानमंत्री इसी दल का होगा। अब इस दल में दो ही नाम हैं और उनमें से थोड़ा सा आगे अब ऋषि सुनक चल रहे हैं, और इस बात की संभावना कायम है, अभी ये संभावना कहीं भी क्षीण नहीं हुई कि सुनक ऋषि ही अगले प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बन सकते हैं। अब थोड़ा सा और इसका कर लें। ये एक रुचिकर बातें हैं जिनको आपस में बांटना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये अच्छा लगता है। ये सुनक ऋषि जो हैं या शौनक ऋषि, ये कौन थे ये भी मैं आपको बता दूं। शौनक ऋषि को संस्कृत का एक बहुत प्रकांड व्याकरणाचार्य, ग्रामर का एक विद्वान, व्याकरण का एक बड़ा शिखर पुरुष माना जाता है कि संस्कृत व्याकरण का एक अजब हस्ताक्षर रहा है शौनक ऋषि। और अथर्ववेद काल में इस व्यक्ति ने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे जो आज भी चर्चा का विषय भी बनते हैं, अध्ययन का विषय भी बनते हैं, और उन पर शोध आज भी होता है। तो ये माना जाता है कि बड़े अथॉरिटेटिव, बड़े अधिकृत रूप से लिखे गए, और जो चीज़ें अधिकृत रूप से लिखता है कोई विद्वान, उन्हें शीघ्र आने वाले वक्त में जल्दी जल्दी कोई चुनौती मिलती भी नहीं है। और ये नहीं कि ये सिर्फ श्रीमान जी यहाँ तक सीमित थे, इनके पिता वो भी शौन ऋषि भी बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। और उस समय बहुत सारी बातें मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ग्रंथ जो थे वो मौखिक परंपरा में चलते थे कि एक ऋषि ने महाभारत का प्रकरण सारा का सारा अपने शिष्यों को सुनाया, और उसके शिष्यों ने धीरे धीरे उस सारे प्रकरण में जो उनके गुरु द्वारा दिया गया उपदेश है उसको भोजपत्रों पर उतारा, और इस तरह से उसका धीरे धीरे जो मौखिक परंपरा से हटकर लिखित परंपरा में उसका प्रवेश हुआ। अब प्रवेश जब हुआ तो उसके बाद महाभारत जैसा ग्रंथ हमारे सामने आया। और महाभारत में एक पात्र आता है कि ऋषि वेदव्यास ने तो लिखा उसको, वेदव्यास स्वयं उसके पात्र भी हैं। ये भी उल्लेख पहले हम कर चुके हैं एक वार्ता में। वेदव्यास ने लिखा, लेकिन उसके लेखकों के बारे में भी ये कहा जाता है कि उसके लेख को आगे बढ़ाने का कार्य ये श्रुति उगश्रवा ने किया था। सौती भी बोलते हैं उसको, सौती उगश्रवा। ये दूसरे लेखक थे जिन्होंने वेद व्यास द्वारा लिखे गए महाभारत में बहुत सारे अंश जोड़े। उगश्रवा ने अपना सारा का सारा संशोधित स्वरूप महाभारत का नैमिषारण्य नामक स्थल पर, नामक वनस्थली में अपने शिष्यों को सुनाया। उन शिष्यों ने भोजपत्रों पर उसको उतारा, और उसके बाद कहा यह जाता है कि जो कुछ सौती ऋषि ने जोड़ा था नया, उससे आगे तीसरा एक और पात्र आता है ऋषि, उसने उसमें कुछ अंश और जोड़ दिए। मूल रूप से केवल वेद व्यास इसका रचयिता नहीं था। वेद व्यास प्रथम स्थान पे आता है, उसके बाद उग्र श्रुति का नंबर आता है, और उसके बाद एक आध नाम और आता है, और कालांतर में उसमें बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारे प्रकरण महाभारत का अंग बनते गए। और महाभारत का एक रुचिकर आपको दिलचस्प बात ये भी बता दूं, इसका नाम आरंभ से महाभारत नहीं था। आरंभ में जब वेद व्यास ने इसकी रचना की थी तो इसका नाम केवल जय था। जय, जय का मतलब विजय।
ये एक विजय का शंखनाद था, इसलिए इसका नाम केवल जय था। और जय के बाद धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तित होता हुआ महाभारत और अन्य स्वरूपों में जाके प्रकट हुआ। तो ऐसी पेचीदा ऋषि परंपरा से जुड़े हुए ऋषि सुनक इन दिनों ब्रिटेन जैसे कंजर्वेटिव अनुदारवादी देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में चर्चा में हैं और गंभीर चर्चा में हैं। और इस बात में ऐसा नहीं है कि संदेह है किसी किस्म का, फ़िलहाल कोई संदेह की लकीरें नहीं हैं कि ये शौनक ऋषि की जो संतति में बहुत कई पीढ़ियों के बाद जो एक बालक आया है जिसकी उम्र अभी 42 वर्षीय है और उसके माँ पिता सभी भारतवंशी हैं, मूल रूप से सभी के नाम भी भारतवंशी हैं। अब ये बात अलग है कि इन लोगों को अपने नामों की जो इतिहास है नामों का वो ना पता हो, लेकिन लगता यह है कि सुधा मूर्ति जैसी विदुषी ने कहीं तो अपने दामाद से इस बात का जिक्र किया होगा, भाई तेरे नाम का एक ऋषि हमारे देश में इतनी बड़ी उपलब्धियों का स्वामी है और उसको आज भी श्रद्धा भाव से संस्कृत के व्याकरणाचार्य के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।